गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 11th क्लास का लेसन नंबर 28 बिजनेस में विदेशी व्यापार प्रोत्साहन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थाएं व समझौते का सेकंड पार्ट कराएंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निर्यात प्रकरण जोन, यानी ईपीजेड हम इसको कहते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले थोड़ा बताया कि निर्यात प्रकरण जोन क्या होते हैं। ईपीजेड का अभिप्राय अर्थात निर्यात प्रकरण जोन का अभिप्राय ऐसी औद्योगिक बस्ती से है, यानी ये इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं जहां पर उन योग्य औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाता है जो निर्यात करने के उद्देश्य से उत्पादन करती है। मीन्स ये ऐसी औद्योगिक और इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पर केवल उन यूनिट्स को या प्रोड्यूसिंग यूनिट को, उत्पादक इकाइयों को लगाया जाता है जो कि उत्पादन केवल इसलिए करती हैं ताकि उनके द्वारा उत्पादित किए गए उत्पादन को विदेशों में निर्यात कर सकें। इन बस्तियों को स्थापित करने का जो उद्देश्य होता है देश के निर्यात में वृद्धि करना है। इनकी स्थापना जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इन क्षेत्रों या बस्तियों की मुख्य विशेषता यह है कि सरकार इनमें सारी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, अर्थात निर्यातकों को जो भी हेल्प चाहिए वो सारी सुविधाएं और फैसिलिटीज गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड कराती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात के लिए उत्पादन कर सकें। भारत में इस समय 7 मुख्य निर्यात प्रकरण जोन है, यानी इनकी संख्या 7 है जिन्हें कि इस चित्र से दिखाया गया है। पहला है कांडला फ्री एक्सपोर्ट जोन, सेकंड है सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, थर्ड है ईपीजेड एट चेन्नई यानी चेन्नई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फोर्थ है कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फिफ्थ है नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सिक्स्थ है फाल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और लास्ट है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो इस तरह देश के अंदर 7 ईपीजेड इस टाइम हमारे उपलब्ध हैं। भारत में पहला जो ईपीजेड कांडला फ्री ट्रेड जोन है के नाम से कांडला पोर्ट गुजरात के नज़दीक स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे, यानी इसको स्थापित करने का मेन जो मोटिव था वो था निर्यात में वृद्धि करना, कच्छ के पिछड़े क्षेत्र के में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कांडला पोर्ट की सुविधाओं का लाभ उठाना। तो इस उद्देश्य से इस एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई थी। अब एक्सपोर्ट जोन यानी ईपीजेड के लिए क्या क्या विशेषताएं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या उसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले विशेष क्षेत्र जो है, अच्छा इससे पहले है दूसरा जो ईपीजेड है वो 1974 में सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई के नज़दीक स्थापित किया गया जिसका नाम था सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रकरण जोन के नाम से इसकी स्थापना की गई। इस ईपीजेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में चल रही भारी तेजी का लाभ उठाना था। इसके बाद समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो 5 अन्य ईपीजेडों की स्थापना की गई। अब ईपीजेड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले तो एक विशेष क्षेत्र होता है। ईपीजेड की पहली विशेषता इनको एक विशेष क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। ईपीजेड की स्थापना के लिए क्षेत्र का चयन है जो बंदरगाहों, यानी ये ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां बंदरगाह हो या हवाई अड्डे नज़दीक हों। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार में यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है। सेकंड, सरकार द्वारा स्थापना। ईपीजेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ईपीजेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित करता है।
इनकी स्थापना के लिए सरकार उचित स्थान का चयन करके वहाँ सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके बाद इस पूर्व निर्धारित क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ लगाने की अनुमति दी जाती है। थर्ड है निर्यात उद्देश्य। ईपीजेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है, यानी ईपीजेड जहाँ हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या निर्यात प्रकरण जोन। तो ईपीजेड की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि करना है। इन औद्योगिक बस्तियों में, ये बस्तियां होती हैं, कोई छोटा एरिया नहीं होता, पूरा एरिया होता है, जैसे अपना नोएडा है, स्थापित इकाइयां केवल उन वस्तुओं को उत्पादन करती हैं जिनके निर्यात की अच्छी संभावना है। यानी इनमें जो इकाइयां लगी होती हैं केवल निर्यात के लिए ही उत्पादन करती हैं, अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। असाधारण सुविधाएं। ईपीजेड में स्थापित इकाइयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो अन्य क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को उपलब्ध नहीं होती हैं। ये सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं जो सरकार द्वारा ईपीजेड में स्थापित उद्योगों को प्रदान करती हैं? जैसे उन उद्योगों को टैक्स में छूट देती हैं, कम ब्याज की दर पर उन्हें धन उपलब्ध कराती हैं, किराए में, यानी जो उनको बिल्डिंग होती है, क्योंकि हमने कहा कि सरकार स्थापित करती है तो वो बिल्डिंग सरकार प्रोवाइड कराती है, वो कम कीमत पर उपलब्ध कराती है, ट्रांसपोर्ट में के किराए में सुविधा देती है और बुनियादी ढांचे की उपलब्धि आदि के रूप में होती है। इसके बाद है आपका कि भारत योग्य औद्योगिक इकाइयों को प्रवेश। ईपीजेड में केवल योग्य औद्योगिक इकाइयों को ही प्रवेश दिया जाता है, यानी सभी इकाइयां इसमें स्थापित हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है सरकार ने, और जो औद्योगिक इकाई या इंडस्ट्री उस कंडीशन को पूरा कर लेती है, जैसे कि मान लीजिए वो पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट एक मात्रा से अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं तो ही उन्हें इसमें जो है एंट्री दी जाएगी। यह निर्णय सरकार लेती है कि किस औद्योगिक इकाई को ईपीजेड में प्रवेश दिया जाए और किसे नहीं। इसके बाद है एससीजेड, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसको हम। जो ईपीजेड होता है उसमें कुछ सुधार करके, कुछ मॉडिफाइड करके एससीजेड बनाए गए। भारत सरकार ने के वाणिज्य मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2000 को एससीजेड स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एससीजेड ईपीजेड का ही सुधरा हुआ रूप है, यानी पहले ईपीजेड स्थापित किए जाते थे, उनमें कुछ सुधार करके एससीजेडों की स्थापना की। इन दोनों में मुख्य अंतर इनकी स्थापना और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में है। जहां एक और ईपीजेड की स्थापना केंद्र सरकार करती है, तो ये 2 नंबर में 3 नंबर में अंतर भी आता है ईपीजेड और एससीजेड में। तो देखेंगे आप, ईपीजेड की स्थापना केंद्र सरकार करती है और एससीजेड की स्थापना जो है की अनुमति निजी क्षेत्र को के लोगों को या सरकार, राज्य सरकारों को दी गई है। तो ये पहला अंतर हो गया कि ईपीजेड की स्थापना जो है केंद्र सरकार करती है, एससीजेड की स्थापना निजी कंपनियों को या राज्य सरकारों को। दूसरा सेकंड जो डिफरेंस है वो यहाँ से है, एससीजेड को उपलब्ध सुविधाएं ईपीजेड की अपेक्षा अधिक होती हैं, यानी जो सरकार सुविधाएं देती है वो एससीजेड को ज़्यादा देती है और ईपीजेड को उसकी अपेक्षा कम सुविधाएं मिलती हैं। इन तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक बस्तियों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र व राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है ताकि वे स्थानीय स्तर पर निर्यात संभावना का पता लगा सकें। एससीजेड को प्राप्त अधिक सुविधाओं के कारण ईपीजेड को भी एससीजेड में बदला जा रहा है, यानी जो पहले से ईपीजेड बनाए हुए थे, ईपीजेड बस्तियां थी, उनको अब एससीजेड में कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि एससीजेड को सरकार द्वारा ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब एससीजेड की विशेषताएं क्या है? एससीजेड की विशेषता में सबसे पहले पढ़ते हैं इसका अर्थ। एससीजेड का अभिप्राय ऐसी औद्योगिक बस्ती से है जिनकी स्थापना निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से निजी क्षेत्र या राज्य सरकार या दोनों द्वारा सामूहिक रूप से यानी मिलकर के की जाती है। पहली विशेषता है स्थापना। एससीजेड की स्थापना निजी क्षेत्र, राज्य सरकार या दोनों द्वारा सामूहिक रूप से मिलकर की जा सकती है। न्यूनतम क्षेत्र, एससीजेड की स्थापना के लिए कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है।
यह शर्त उन ईपीजेड पर लागू नहीं होगी जिन्हें अब एससीजेड में बदला जा रहा है। कहने का मतलब है पहले से मान लीजिए ईपीजेड बने हुए हैं और उसको एससीजेड में बदला जा रहा है, तो उसके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि उन्हें उनके पास भी 1000 जो है हेक्टेयर भूमि हो। थर्ड है घरेलू बाजार में प्रवेश। एससीजेड में स्थापित इकाइयों को घरेलू बाजार में प्रवेश करने की अनुमति होती है। मतलब कि ईपीजेड जो होते थे उनके द्वारा उत्पादित किए गए सारे उत्पादन को निर्यात कर दिया जाता था, लेकिन एससीजेड में जो इकाइयां होती हैं उनके द्वारा उत्पादन किए गए जो है वस्तुओं को सबको निर्यात नहीं किया जाता, बल्कि उनको अपने डोमेस्टिक एरिया में यानी अपने देश में भी बेचा जा सकता है। जब ये इकाइयां घरेलू बाजार में व्यवहार करती हैं, अर्थात जब एससीजेड की इकाइयां अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अपने देश में बेचती हैं, तो इन्हें विदेशी क्षेत्र और शेष भारत को घरेलू टैरिफ क्षेत्र माना जाता है। कहने का मतलब है कि एससीजेड के द्वारा किया गया उत्पादन जब अपने देश में बेचा जाता है तो ये मानकर चलते हैं कि उनके लिए देश का वो हिस्सा या वो क्षेत्र जहां वो वस्तुएं बेच रही हैं वो भी विदेशी क्षेत्र है। कहने का मतलब जो नियम और जो कंडीशन विदेशों को निर्यात करने पर लागू होती हैं वही अपने देश में बेचने पर भी लागू होती हैं। इसके बाद है इसका अभिप्राय यह है कि घरेलू बाजार में व्यवहार करते समय इन पर आयात निर्यात के वही नियम लागू होते हैं जो सामान्य आयात निर्यात पर लागू होते हैं। तो इसको आप यहां तक कर लेंगे। इसके बाद है अनुमति। अनुमति में आप देखेंगे कि एससीजेड स्थापित करने की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय प्रदान करती है, यानी जो हमारा कमर्शियल मिनिस्ट्री है वो इसकी परमिशन देती है। यहाँ तक कि राज्य सरकारों को भी यह अनुमति लेनी पड़ती है। एससीजेड स्थापित किए जाने का प्रार्थना पत्र पहले राज्य सरकार के मुख्य सचिव को दिया जाता है। वह जांच पड़ताल के बाद यह प्रमाणित करता है कि एससीजेड वातावरण की शर्तों को पूरी करता है और उसे आवश्यक बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और लास्ट है इसके बाद है नेक्स्ट राज्य सरकार से छूट। डीटीए, डीटीए का फुल फॉर्म होता है आपका ये दिया हुआ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, 1 मार्क्स का है डीटीए का फुल फॉर्म। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एससीजेड को माल बेचने पर राज्य बिक्री कर और अन्य कर नहीं लगाए जाएंगे। एससीजेड के अंदर ही बिजली पैदा करने और बेचने संबंधित राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियंत्रण हटा दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम इन दोनों में एससीजेड और ईपीजेड जो है इन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। दोनों में से किसी की भी आ जाए तो आप लिखेंगे ईपीजेड और एससीजेड का महत्व, अर्थात इसका लाभ क्या है। तो विदेशी विनिमय की प्राप्ति। ईपीजेड और एससीजेड की स्थापना का उद्देश्य निर्यात में वृद्धि करना है और निर्यात में वृद्धि का उद्देश्य विदेशी विनिमय अर्थात विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होता है। इस प्रकार इन औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कम लागत पर उच्च स्तरीय उत्पादन। इन औद्योगिक बस्तियों में सरकार द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी प्रकार सस्ती दर पर कच्चा माल उपलब्ध होने और करों में छूटें प्राप्त होने के कारण इन बस्तियों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की उत्पादन लागत कम आती है। जब सरकार इन्हें सस्ती दर पर धन उपलब्ध करा देती है, विभिन्न प्रकार की छूट दे देती है, तो इससे इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है जो कम आती है और उत्पादन का उद्देश्य निर्यात के कारण माल की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसलिए क्वालिटी को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि विदेशों में जाकर हमारी वस्तुएं बिक सकें और उनकी मांग हो सके। रोजगार में वृद्धि। इन औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से देश में रोजगार के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि हुई है। विशेषकर वे पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स जो पहले विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशते थे या तलाश करने जाते थे, अब भारत में ही रुक गए हैं, यानी उनका जो यहाँ से माइग्रेशन है वो कम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान। औद्योगिक बस्तियों में स्थापित इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
यानी इनकी गुणवत्ता को अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास किया जाता है। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बनती है। वस्तुओं की अच्छी क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने में भी सहायक है। और लास्ट है औद्योगिक विकास में वृद्धि। औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि होती है। किसी देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि करना आवश्यक है। देश का यह सपना औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से पूरा हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा ईपीजेड क्या है, एससीजेड क्या है, उनके विशेषताएं और लाभ क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की और समझौतों की। यानी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में जानेंगे और उनके बीच में होने वाले जो एग्रीमेंट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व व्यापार संगठन की। इसको इंग्लिश में कहा जाता है WTO, फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन विश्व मान्यता प्राप्त एक व्यापार संगठन है, यानी इसको वर्ल्ड की मान्यता प्राप्त है। और इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को सख्ती से लागू करने का अधिकार प्राप्त है। यानी ये विश्व में जो व्यापार, विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी कंडीशंस को जो है सख्ती से लागू करता है। विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना। विश्व व्यापार संगठन यानी प्रेम्बल ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से संबंधित समझौते की प्रस्तावना बताती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है, अर्थात पॉजिटिव एफर्ट्स की जरूरत है कि विकासशील देश, विशेषकर उनमें बहुत कम विकसित देश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में वह भाग प्राप्त कर सकें जो उनकी आर्थिक विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार हो या अनुरूप हो। ये जो इन्वर्टेड कोमा में प्रस्तावना दी हुई है, इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है। अर्थात इसमें आप से को के भी नहीं कर सकते। इसके बाद है ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये अल्पविकसित देशों में, विशेषकर जो कम विकसित देश हैं, उनको ये सुनिश्चित करता है कि व्यापार में उनकी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी भागीदारी हो, अर्थात कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना करे। विकासशील देश निर्यात वृद्धि से लाभान्वित होंगे और अन्य WTO सदस्यों द्वारा अपनाए गए उपायों से बेहतर व्यवहार प्राप्त करेंगे। WTO के उद्देश्य क्या हैं? WTO का प्रथम उद्देश्य नई व्यापार प्रणाली को लागू करना है। विश्व व्यापार को इस तरह से बढ़ावा देना है कि प्रत्येक देश उससे लाभान्वित हो, यानी हर देश को उससे लाभ हो। खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी रुकावटें दूर करना, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी व्यापारिक भागीदारों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना होता है। उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं सस्ती से सस्ती कीमतों पर मिले, उसके लिए प्रतियोगिता बढ़ाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब उत्पादकों में कंपटीशन होगा तो उसका सीधा सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है। विश्व में रोजगार के स्तर को बढ़ाने के विचार से उत्पादन के स्तर और उत्पादकता को बढ़ाना और संसार के संसाधनों का अधिकतम विस्तार और उपयोग करना। इसके बाद जो सेकंड है वो है आपका संयुक्त राष्ट्रों का व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यानी द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको कहते हैं अनकिटेड की स्थापना 1964 में, ये अंडरलाइन कीजिए कब हुई थी इसकी स्थापना। 1964 में विकासशील एवं कम विकसित देशों की मांग पर हुई ताकि उनके व्यापार में उपस्थित बाधाएं दूर हों और उनका निर्यात बढ़े। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इन देशों, यानी जो कम डेवलप्ड देश हैं, उन देशों के आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। अनकिटेड के उद्देश्य, पहला उद्देश्य विकासशील एवं कम विकसित देशों के निर्यात पर विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधन और बाधाओं को दूर करना। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत और नीतियां तैयार करना।
थर्ड है सिद्धांतों एवं नीतियों को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना। और फोर्थ है सामूहिक व्यापार समझौतों पर सौदेबाजी करना। और लास्ट है आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है वर्ल्ड बैंक। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में होने वाले सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया था। पहली जो संस्था थी उसका नाम था IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरी संस्था थी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ये जिसको वर्ल्ड बैंक भी हम कहते हैं। मुद्रा कोष का जो मुख्य उद्देश्य था यानी IMF का जो मुख्य उद्देश्य था अस्थायी भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करके विदेशी विनिमय दर में स्थिरता स्थापित करने का था। अर्थात जो भुगतान शेष में असंतुलन है, भुगतान शेष जो घाटे का होता है या बचत का होता है, असंतुलन दो प्रकार का हो सकता है, उस असंतुलन को दूर करके जो है देशों में स्थिरता, देशों की विनिमय दरों में स्थिरता उत्पन्न करना इसका मेन मोटिव था। इसके विपरीत जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक कहते हैं। इसका जो उद्देश्य है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जिन अर्थव्यवस्थाओं में नुकसान हुआ था, ठीक है, उन अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण और अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए पूंजी की व्यवस्था करना था। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन देशों ने भाग लिया उस युद्ध में, उसमें उन्हें नुकसान हुआ, उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए और जो अल्पविकसित देश हैं उनके आर्थिक विकास के लिए पूंजी की व्यवस्था करने का काम वर्ल्ड बैंक करता है। इस बैंक ने जून 1945 से अपना कार्य प्रारंभ किया। अंडरलाइन कर सकते हैं आप, जून 1945 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ और इसकी स्थापना 1944 में हुई। विश्व बैंक एक अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल, तथा यह एक प्रकार का निगम है। इसकी पूंजी इसके सदस्य देशों के पूर्ण स्वामित्व में है, अर्थात जो भी इसके सदस्य देश थे उनके द्वारा इसकी पूंजी की व्यवस्था की गई है। विश्व बैंक के उद्देश्यों में सबसे पहले पुनर्निर्माण तथा विकास। विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य युद्ध के फलस्वरूप नष्ट होने वाली अर्थव्यवस्थाएं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि के पुनर्निर्माण तथा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा आदि अल्पविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अर्थात वह भारत, पाकिस्तान जैसे देशों और श्रीलंका जैसे देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वो अपना विकास कर सके। पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। विश्व बैंक का दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है निजी निवेशकर्ताओं को अल्पविकसित देशों में पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। यानी प्राइवेट सेक्टर को जो है अल्पविकसित देशों में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करता है। इसके लिए बैंक निवेशकर्ताओं को पूंजी निवेश के फलस्वरूप होने वाली संभावित हानि स्वयं उठाने की गारंटी देती है। यानी प्राइवेट सेक्टर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करता है और उसे लॉस होता है तो जो वर्ल्ड बैंक है वो इन्हें गारंटी देती है कि अगर उन्हें नुकसान होता है तो उसकी पूर्ति वह स्वयं करेगा, अथवा उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में स्वयं भी भाग लेता है। यदि निजी पूंजी पर्याप्त मात्रा में उचित शर्तों पर उपलब्ध नहीं होती है तो बैंक अपनी पूंजी में से ऐसे देशों को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। इस बैंक का तीसरा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है, अर्थात विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापार को प्रोत्साहित करना होता है। इस बैंक का उद्देश्य विदेशी व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास के लिए सहायता प्रदान करना है, जिसके फलस्वरूप सदस्य देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। विश्व बैंक का चौथा उद्देश्य सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना होता है। अर्थात यह जो वर्ल्ड बैंक है विभिन्न जो देश हैं जिनमें आपस में किसी प्रकार की दुश्मनी है या युद्ध आदि की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उनमें शांति स्थापित करने का काम भी करता है। और लास्ट है पर्यावरण सुरक्षा।
विश्व बैंक का एक उद्देश्य विश्व के पर्यावरण की सुरक्षा करना भी होता है, अर्थात इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाने का भी इसका एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व बैंक उन अल्पविकसित देशों को जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब सदस्यता की बात आती है। कोई भी देश जो IMF का सदस्य है, मुद्रा कोष का सदस्य है, विश्व बैंक का सदस्य अपने आप ही बन जाता है। जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 को IMF की यानी मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, यानी वो सदस्य बन गए थे, वो सभी विश्व बैंक के फाउंडर मेंबर यानी खोजकर्ता सदस्य माने जाते हैं। इसके बाद जो भी विश्व बैंक के सदस्य बनते हैं उन्हें तत्कालिक सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए कोई नया सदस्य बन रहा है तो 2/3 जो पहले से जो सदस्य हैं उनकी अनुमति जरूरी है। इस समय विश्व बैंक के 184 सदस्य हैं। तो इस लाइन को अंडर की लाइन कीजिए। वर्ल्ड बैंक के कितने सदस्य हैं? 184। कोई भी देश बैंक को सूचना देकर सदस्यता त्याग सकता है, यानी अगर कोई देश अपनी मेंबरशिप छोड़ना चाहे तो वो आसानी से इसकी पूर्व सूचना दे और उसको छोड़ सकता है। यदि कोई देश बैंक के नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी सदस्यता को जो है हटाया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। और इसके बाद है आपका लास्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। द्वितीय विश्व महायुद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस अवस्था का सुधार करने के लिए के विचार से अमेरिका में जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स के स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि सभी देशों के आर्थिक विकास के लिए 2 संस्थाएं स्थापित की जाएं। पहली अंतर्राष्ट्रीय, एक तो वर्ल्ड बैंक थी और दूसरी थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई। 1 मार्क्स क्वेश्चन है। इस कोष ने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया 1 मार्च 1947 से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वित्तीय संस्थान मतलब ये धन से संबंधित कार्य करती है, जिसकी स्थापना विश्व व्यापार के संतुलित विकास, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग और सदस्य देशों के भुगतान से इसकी अस्थायी असंतुलन की समस्या को सॉल्व करने के उद्देश्य से की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या है? पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। इसका मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग स्थापित करना है, यानी मुद्रा से संबंधित सहयोग देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सुलझाने के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्श का अवसर देगा। दूसरा, बहुपक्षीय भुगतान व व्यापार का विकास। यह फंड यानी यह संस्था द्विपक्षीय समझौते यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होने वाले जो समझौते हैं उनके स्थान पर बहुपक्षीय भुगतान और व्यापार प्रणाली की स्थापना में सहायता प्रदान करेगा। विनिमय नियंत्रण को हटाना। यह जो IMF है सदस्यों द्वारा विदेशी विनिमय पर लगाए गए नियंत्रण को हटाने का प्रयत्न करता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायता। यह कोष अपने सदस्य देशों को दूसरे देशों की मुद्राएं उधार देगा या बेचेगा। इससे विभिन्न देशों को अपने विदेशी विनिमय व्यापार में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है संकट काल में सदस्यों की स्थापना। फंड का या जो कोष का मुख्य उद्देश्य है संकट काल में सदस्य देशों की अल्पकालीन मौद्रिक सहायता करना, यानी कम समय के लिए ये उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलन को दूर करना या कम करना। इस फंड का उद्देश्य सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के असंतुलन के समय तथा मात्रा को कम करने के लिए उन्हें मौद्रिक सहायता देना है। पूंजी का लाभप्रद निवेश। इस कोष का उद्देश्य सदस्य देशों को उनकी दीर्घकालीन का मतलब है 20-25 साल के लिए पूंजी को लाभप्रद कार्यों में लगाने में भी मदद करता है। यह उनकी हेल्प करता है कि कहाँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें ताकि उन्हें लाभ हो।
यह विशेष रूप से धनी देशों को निर्धन देशों में पूंजी का निवेश करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है संतुलित आर्थिक विकास में सहायता। इस कोष का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास करने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों को संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना है, ताकि सभी राष्ट्रों में या सभी देशों में रोजगार और वास्तविक आय का ऊंचा स्तर कायम हो सके। वास्तविक आय का मतलब है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो बढ़ सके। मुद्रा कोष की सदस्यता। मुद्रा कोष के सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक होते हैं ओरिजिनल, और दूसरे साधारण सदस्य। वे सब देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन वुड्स में भाग लिया था और जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 से पहले इस कोष का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था, कोष के मौलिक सदस्य या फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। जो सदस्य दिसंबर 1945 के बाद बने हैं उन्हें साधारण सदस्य कहा जाता है। कोई भी देश लिखित सूचना देकर कोष से अलग हो सकता है। यदि कोई सदस्य कोष के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। 1947 में फंड के 40 देश सदस्य थे और 2004 में सदस्यों की संख्या 184 हो गई। तो इनको भी अंडरलाइन करेंगे आप। अब साम्यवादी देश जैसे चीन भी इसका एक सदस्य बन गया है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी होगा वो आपको अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक्स।